हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज यहाँ पे ये रहता है हमारा कि आप प्रैक्टिस करो, यूपीएससी के जैसे स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन होते हैं उस फॉर्मेट में आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस करो। हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी आपका माध्यम हो, एक्सप्लेनेशन आप इसका बेहतर हम यहाँ पे देते हैं आपको। साथ ही स्टैटिक जो लिंकेज है वह भी प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में आईयूसीएन आपको देखने को मिल रहा है, तो आईयूसीएन क्या है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ना, या इससे रिलेटेड जो की टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 2-3 एमसीक्यू एटलीस्ट जरूर देखें। साथ ही यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा 10 एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी मिलेगा। एडिटोरियल पीडीएफ हम हिंदी इंग्लिश में देते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, या इसको आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। चर्चा में ये था कि हिमालयन ब्लैक बियर जो होता है ना, वो हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन मतलब कि जब शीत निष्क्रियता उसको बोलते हैं, शीत निद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइबरनेशन में उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, खासतौर पर शीत के समय में, ठंडी के समय में। लेकिन क्या हो रहा है कि जो मौसम लगातार बदल रहा है, क्लाइमेट में या सीजन में लगातार चेंजेज आ रहे हैं, इससे जो हिमालयन ब्लैक बियर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इन्वेसिव हो जा रहा है, आक्रामक होता जा रहा है, अटैक कर रहा है। तो इस वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो उन्होंने क्या किया, कंसर्न रेस किया, इस वजह से न्यूज में था। स्टेटमेंट देखते हैं। द हिमालयन ब्लैक बियर इज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल में है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, सुभेद्य है। ठीक है, तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, सुभेद्य है, या तो यहाँ पे असुरक्षित भी यूज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये भारत और नेपाल में पाया जाता है, इंडियन नेपाल में पाया जाता है। अब इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना करेक्ट है यही नहीं। तीसरा, इट इज प्राइमरली इनहेबिटेड द सब अल्पाइन टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय के जो उप अल्पाइन वाले क्षेत्र है वहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। इन दोनों में से, इन तीनों में सही स्टेटमेंट 1 और 3 है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो ओनली लगा है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ नेपाल और इंडिया नहीं बल्कि भूटान में भी ये पाए जाते हैं, इसके अलावा चाइना में भी पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाती है ना, इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके कुछ और फैक्ट्स अगर हम जानना चाहें तो क्या आप जान सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिमालय जो काला भालू है उसके बारे में, तो ये तिब्बत वाले रीजन में देखा जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान वाले भी रीजन में भी ये देखा जाता है, ठीक है ना। हैबिटेट इनका कौन सा होता है, घने वन डेंस फॉरेस्ट होते हैं, या एक तरह का हम बात करें जो कॉनिफोरस जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे इनका पसंदीदा स्थान माना जाता है। दिखने में अगर हम बात करें तो ये मुलायम होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। 25 से 30 वर्ष की इनकी एवरेज एज होती है, और आयुसीएन में वल्नरेबल है। आयुषन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंग्लैंड में है, और आयुषन को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। अगर हम बात करें तो जो जानवरों की सुरक्षा के संबंध में कैटेगरी इशू करता है, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करें, एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये नॉक्टर्नल होते हैं या ड्यूरनल होते हैं, या दिनचर होते हैं, या रात्रिचर होते हैं। दिनचर होते हैं मतलब दिन में ये क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होता कंप्लीटली होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो ह्यूमन हैबिटेट उनसे दूर रहने के लिए नॉक्टर्नल भी हो जाते हैं। तो कंप्लीटली अगर स्टेटमेंट आए, स्ट्रीम स्टेटमेंट बने, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि दोनों तरह के इनका बिहेवियर पैटर्न रहता है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा जो एमसीक्यू किसके बारे में, ओमान के बारे में, कि हाल में जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें क्या है, उसके उस कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद है या इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, उसमें एक सीट किसको मिली, ओमान को मिली है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे न्यूज में था ओमान। अब ओमान के बारे में स्टेटमेंट पहले समझते हैं कि इंडिया एंड ओमान रिसेंटली एग्री टू एनहेंस कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोडक्शन। भारत और ओमान हाल में समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग दिखाया है। दूसरा स्टेटमेंट है, दुक्कम जो पोर्ट है ओमान का, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। तो पश्चिमी जो हिंद महासागर रीजन है वहाँ पे ये दुक्कम पोर्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जीसीसी का पूर्ण सदस्य नहीं, गल्फ कॉर्पोरेशन जो काउंसिल है उसका पूर्णतः मेंबर नहीं है ओमान, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। अब इसका सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है जीसीसी का मेंबर नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। ओमान जो है जीसीसी का मेंबर है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम बात करें कुछ ओमान के बारे में। को ओमान अगर आपने भारत का मैप देख रखा होगा, ठीक है ना, तो इस तरह को कुछ, तो ये यहाँ पे इस रीजन में आपको ओमान देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न अगर हम बात करें तो अरेबियन पेनिसुला का पार्ट है, ठीक। तो ये चीज एक बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे, ये मेरे सेकंड, हाँ,
हाँ, दूसरा क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे ये आपको जानना है कि जो उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो यूएई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यूएई से जुड़ा है। और जो वेस्टर्न रीजन उसका पश्चिम में सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और साउथ वेस्ट में आपको यहाँ पे यमन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो यमन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके साउथ वेस्ट में सपोज करिए ओमान है, ठीक है ना। अब ओमान यहाँ पे है, तो इसके जो नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन यहाँ पे यूएई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो इसका वेस्ट वाला रीजन यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। पूर्व में ईस्ट में क्या करता है, ये अरेबियन सीज की बॉर्डर लगता है, इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, मस्कट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। बाकी ये तो पता होगा नेचुरल गैस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, या जीसीसी का पार्ट है ही, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में है। आइए देखते हैं, ये यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी न्यूज में क्यों था, यहाँ पे बराही रेंज है, उसके पास 45 साल के किसान की यहाँ पे मौत हो गई है बाघ के हमले से, इस वजह से ये न्यूज में आ गया। तो देख लेते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तराई रीजन, उत्तर प्रदेश का तराई जो भाग है वहाँ पे है। या दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है तथा शिवालिक का हिस्सा है, दुधवा और शिवालिक का हिस्सा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट वाज डिक्लेयर टाइगर रिजर्व 2008 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसका ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, अगर हम बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जो जिला है, पीलीभीत जिला है, और शाहजहांपुरा जो जिला है वहाँ पे ये स्थित है। और ये अपर गंगेटिक प्लेन का पार्ट है, ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। उच्च गंगा या ऊपरी गंगा गंगेटिक प्लेन का मैदान का ये हिस्सा है, ठीक है। और तराई आर्क रीजन में पाया जाता है, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। 720 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है, और कोर एरिया इसका बहुत बड़ा है, 602 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर जैसे गोमती रिवर भी फ्लो करती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा शारदा, चूका जैसी जो रिवर है, इनका भी ये स्थान देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वेजिटेशन है कैसा पाया, तो साल फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। अलूवियल ग्रास लैंड अगर हम बात करें, जरोड़ घास के मैदान यहाँ पे देखे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दलदली भूमि यहाँ बहुत सारी देखी जाती है, स्वाम्प जो है ये भी भूमि यहाँ पे देखी जाती है, ठीक। अब यहाँ पे एक बांध है बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, शारदा सागर डैम। शारदा सागर डैम जो 22 किलोमीटर लंबा है, वो काफी चर्चा में रहता है, तो ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो ट्रोपियल मॉइस्ट डिस्ट्रीब्यूस अर्थात आर्द्र और शुष्क दोनों टाइप के पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। साल के घने वन सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। बाघ है, जो दलदली हिरण है, इसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन वगैरह, हॉक डियर वगैरह जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगले एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम वेनेडियम के बारे में बात कर रहे हैं स्टेटमेंट। क्यों कि हाल में जो विद्युत मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने नोएडा में एनटीपीसी नेत्रा, क्या, ये नोट कर लीजिए, एनटीपीसी नेत्रा, भारत की पहली मेगावाट मतलब लेवल पर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज में आ गया। स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि वेनेडियम इज ए प्राइमरली यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग स्टील अलॉय। तो वेनेडियम का उपयोग इस्पात मिश्र धातु को मजबूत करने में होता है। भारत क्या है, आत्मनिर्भर है वेनेडियम के उत्पादन में, यह स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश हैज बीन आइडेंटिफाइड ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेनेडियम। अरुणाचल प्रदेश को पोटेंशियल सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया वेनेडियम के संबंध में। तो अगर हम बात करें, वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसको वी सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर इसका 23 आई थिंक है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसका यूज कैसे होता है, तो सिल्वर ग्रे जो कलर होता है, या अगर हम बात करें कि किसी भी धातु की तुलना में ये अधिक कठोर होता है, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, इसलिए इसका यूज भी होता है। जनरली अगर आप देखोगे तो वेनेडियम को जो मिनरल्स वाले एरियाज होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, संयुक्त रूप से इनको पाया जाता है, ठीक है। और अर्थ में अगर हम बात करें तो 22 मोस्ट अबॉन्डेंट एलिमेंट के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे ज्यादा अगर हम भंडार की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा भंडार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रूस में सबसे ज्यादा भंडार देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, चाइना में होता है, उसके बाद रूस में, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होता है। तो इस तरह से इसका उत्पादन होता है। उपयोग की बात करें तो दो तरह के इसका उपयोग होगा। एक तो मेटल अलॉय के रूप में इसका उपयोग देखने को मिलता है, मेटल अलॉय के रूप में किसी धातु के साथ मिश्रण करने में। दूसरा, एनर्जी स्टोरेज के रूप में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है वेनेडियम का, ठीक है। खासतौर पर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जब से आई है और जब से इसका उपयोग बढ़ा है, तो वहाँ पे एनर्जी को स्टोर करने में, कंजर्व करने में इसका उपयोग एज ए कैटलिस्ट भी होता है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपको बताना, आई थिंक सही स्टेटमेंट से सारे ही होंगे।
एक बार देख लेते हैं। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। हाँ, यहाँ पे बोला सेल्फ सफिशिएंट, की तो बात गलत है ना, बात के पास इतना उत्पादन नहीं हो रहा, तो पहला तीसरा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ विटामिन डी की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विटामिन डी के बारे में बताना है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, प्रोड्यूस होती है स्किन अपॉन सनलाइट एक्सपोजर, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है विटामिन डी, ये तो बात सबको पता होगी, जनरल स्टेटमेंट है। इट हेल्प कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड बोन मिनरलाइजेशन, ये कैल्शियम अवशोषण और अस्थि खनिजीकरण में सहायता करता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये तो आपने अगर लूसेंट पढ़ रखी होगी तो उससे भी आप आसानी से कर लेंगे। हाल में क्या हुआ, हाल में एक सर्वे हुआ, ये तो बात करें ट्रायल हुआ, ट्रायल में पाया गया कि जो रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग है उसके आधार पर जो कोई व्यक्ति है उसमें विटामिन डी की डोजिंग से जो रिकरेंट हार्ट अटैक की जो घटना है उसको कम हो गई है। मतलब क्या कि विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त होने से जो हार्ट अटैक की घटनाएं हैं उसमें उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं विटामिन डी शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन डी के संबंध में अगर आप देखो तो विटामिन की कुछ तो फंक्शन की थी, लेकिन विटामिन डी एबीसी के बारे में आपको पता होगा। डी के बारे में अगर हम देखें तो डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और ये फैट सोल्यूलेबल अर्थात वसा में क्या है घुल जाता है, इस तरह का विटामिन देखा जाता है। कई सारे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, इसे फोर्टिफाइड भी किया जाता है बहुत सारे फूड के फॉर्म में। ये क्या होता है, सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं उनके संपर्क में शरीर में बनता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें कुछ मछली होती है, टूना मछली के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूना मछली के बारे में, तो मशरूम में, अंडे में, इसमें ये विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शरीर में जो सूजन की प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर आप देखोगे तो जो पर्याप्त धूप लेते हैं उनके शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, सेल ग्रोथ प्रॉपरली होती रहती है, तो इसलिए भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर विटामिन डी नहीं है तो आपको दो तरह के, एक तो रिकेट्स रोग और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी रोग यहाँ पे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस ये रोग होता है, दूसरा रिकेट्स रोग होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इस एमसीक्यू में अगर हम बात करें तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इट डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स इन एडल्ट्स, इसकी कमी से वयस्कों में रिकेट्स रोग होता है। आई थिंक रिकेट्स रोग तो होता है यहाँ पे, इसकी कमी से, ये तो बात यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 नहीं होगा, 1 2 3 इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज आप थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें रिकेट्स रोग होता है, आई थिंक बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। हाँ सॉरी, एक चीज बतानी रहेगी, जो ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ना, वो ऑस्टोमलेशिया रोग अगर हम बात करें तो ये किस में होता है, वयस्कों में होता है। ठीक है, लेकिन जो रिकेट्स होता है बच्चों में रोग होता है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीपीवीएफआर। पीपीवीएफआर अथॉरिटी के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है कि हाल में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने 21वां फाउंडेशन डे मनाया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है, जिसे पीपीवीए कहा जा रहा है, उसमें कुछ अमेंड किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें अथॉरिटी के बारे में, तो किस तरह की बॉडी, स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है ना, इसको 11 नवंबर 2005 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या इसके बारे में बोला जा रहा है। पीपीवीएफआर अथॉरिटी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, किसान कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी फार्मर राइट एक्ट 2001 एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया था। तीसरा, इट प्रोटेक्ट ब्रीडर्स राइट बट नॉट फार्मर्स ट्रेडिशनल वेराइटी, जो ब्रीडर्स के राइट की रक्षा करता है पर फार्मर की जो किस्म है उसकी रक्षा नहीं करता। तो ये सही स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें 2001 का जो ये प्रावधान था उसके अंतर्गत इसको 2005 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे नई कोई किस्म किसानों ने बनाई है ना, तो आईपीआर रिलेटेड जो राइट हैं उसको इनके दिलवाने के संबंध में हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो परंपरागत जो हमारे बहुत पहले से चले आ रहे हैं जो बीज हैं उनको कोई अगर कब्जा नहीं करे, उन पर कोई अपने राइट्स ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना बनाए, उसको भी ध्यान रखें। तो बहुत सारे काम इसके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसका जो चेयरपर्सन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुल लगभग अगर हम बात करें 15 सदस्य होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये बातें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नए पौधे जो आते हैं उनका पंजीकरण करते हैं, तो इस तरह का बहुत सारा रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना भी इनका काम होता है। तो इस एमसीक्यू में अगर हम बात करें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में क्यों बताएं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। किस बजट में इसको अनाउंसमेंट की बात की थी, तो जो बजट 2025-26 है उसी में इस तरह के मिशन की बात की गई थी। तो यहाँ पे पर्पज क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, कॉम्पिटेटिव बने, एमएसएमई जो प्रोडक्ट तो बना रहे लेकिन उनको एक्सपोर्ट भी कर पाए, ये यहाँ पे पर्पज है। इसका पर्पज ये है कि जो एक्सपोर्ट उसको कॉम्प्रहेंसिव बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, डिजिटल ड्रिवन बनाना, और इस वजह से 25,000 लगभग 60 करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पे एलोकेट किया गया था। जहाँ पे बात की गई थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, चाहे अगर हम बात की एमएसएमई मंत्रालय है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये आपस में कॉपरेट करके काम करेंगे और लगातार एक्सपोर्ट प्रमोशन की दिशा में यहाँ पे काम करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको लेके जो नोडल एजेंसी कौन सी है, डीजीएफटी है, अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन जो ट्रेड, इसको लेके नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। अब जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, इसकी बहुत सारी सब स्कीम के माध्यम से यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। जैसे निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका पर्पज क्या है कि एमएसएमई के लिए ट्रेड फाइनेंस बहुत सस्ते मिले, है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन मिले, अर्थात ऋण में छूट मिले, ठीक है। इसके अलावा निर्यात दिशा करके यहाँ पे बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाए, निर्यात दिशा। तो इसके सब स्कीम के रूप में निर्यात दिशा और निर्यात प्रोत्साहन दो चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब हम स्टेटमेंट की बात करें, द मिशन एम टू बूस्ट इंडिया एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन बाय 2030, 2030 तक इसको 2 ट्रिलियन पहुंचाना, एक बात एकदम करेक्ट है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इट फोकस ओनली मर्चेंडाइज नहीं बल्कि सर्विसेज एक्सपोर्ट पर भी आई थिंक ये फोकस करेगा। तो इसके अलावा सिर्फ ब्रांडिंग वगैरह पे भी काम करेगा। तो 1 और 2 इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के संबंध में। एमएनडी अफेक्ट द न्यूरॉन्स कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी। एमएनडी जो होता है, जिसके बारे में मोटार न्यूरॉन जो डिसीज होता है, उसके बारे में यहाँ पे की जा रही है कि उसको प्रभावित करता है जो स्वैच्छिक मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसका प्रारंभिक दवा उपचार से पूर्ण इलाज संभव है। इसका मेडिकेशन से इसका इलाज संभव है। इट इंक्लूड अमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एज वन ऑफ इट्स फॉर्म। इसमें अमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इसका एक रूप है। इन तीनों के बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट कौन से सही हो जाएंगे? 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें जो एमएनडी जिसे बोला जाता है, ये मस्तिष्क है अर्थात ब्रेन है, और रीढ़ की हड्डी अर्थात जो हमारी बोन मैरो सॉरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो बैक में होती है, तो उसका जो मोटर न्यूरॉन्स होता है उसके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, लकवा की समस्या भी हो सकती है। अगर आप देखें पैरालिसिस टाइप का समस्या भी इससे देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास किया जाता है। तो जो बात की जाती है कैन बी क्यूरेटेड थ्रूली अर्ली मेडिकेशन, तो ये बात यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट हो जाएगी। 1-3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगला स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र जो शांति मिशन के बारे में, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्री इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो भारत यूएन द्वारा जो शांति सैनिक है उनमें भेजने वाला सबसे बड़ा देश है ना। यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज फंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स स्टेट्स ओनली। तो यूएन की जो शांति मिशन होता है उसमें जो पेमेंट किससे मिलता है? जो स्वैच्छिक देश अपना सहयोग देते हैं। पहली भारतीय महिला अधिकारी 2020 में यूएन शांति मिशन में सेवा दी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर सर्व एज द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो यहाँ पे इसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है वो बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है कि भारत सबसे ज्यादा सेवा देने वाला देश है। तो मेजर किसके बारे में बात की, तो मेजर सुमन गवानी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। किसके बारे में? मेजर सुमन गवानी भारत की पहला महिला बनी है जो शांति सैनिक बनी, यूएन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो मेजर सुमन गवानी, इनको आप यहाँ याद रखिएगा, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉर्निया के बारे में स्टेटमेंट है, हालांकि कल भी आया था। द कॉर्निया प्रोवाइड 75 to 70%, 65-70% आई फोकसिंग पावर। कॉर्निया की फोकस को 65-70% देता है, ठीक है। इट कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई। ये पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए कई रक्त वाहिकाएं इसमें होती हैं। ये बात यहाँ पे एकदम गलत है। आई थिंक कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड वेसल होती हैं इनमें नहीं होती हैं। दूसरा, द 2025 अमेंडमेंट इन ट्रांसप्लांटेशन रूल एम टू प्रमोट कॉर्निया डोनेशन। तो 2025 का जो कॉर्निया दान को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, कॉर्निया डोनेशन को। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।